हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस कोरप एकेडमी में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो अर्थ होता है ना, वो अंदर से उसका कोर कैसा होता है, उसका ना इंटीरियर क्या क्या होते हैं, हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ना सारी चीज़ें बहुत सरल भाषा में सीखने के लिए मिलेंगी। और आप अगर किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे जीएस पूछा जाता है, जनरल स्टडीज़, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं बताना चाहता हूँ, आपको बस एक काम करना है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ना, आपको जो भी सीखना है, जो भी मतलब कि अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड, आप ना उसकी मॉक टेस्ट सीरीज़ डाउनलोड करो, ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगी। और फिर आप ना ट्राई करने की कोशिश करना, क्वेश्चन करने की। और मुझे पता है आप क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, बस इतनी सी आपकी तरफ से तो मेहनत चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो थोड़े दिन बाद हम ना मॉक टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम ट्राई करेंगे आपकी पूरी मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने की, चैप्टर वाइज भी। पहले हमारा काम है पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करना, तो धीरे धीरे हम चैप्टर्स भी कंप्लीट करेंगे और एक पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे ना सारा कंटेंट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं अर्थ के इंटीरियर की, तो अर्थ का इंटीरियर ना हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो कैसे? इसी चीज़ को बोलते हैं रिपल इफ़ेक्ट। ओके, रिपल इफ़ेक्ट अगर आपको कभी पूछा जाए कि रिपल इफ़ेक्ट बोलते क्या हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप फोटो के थ्रू समझो। हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है, ओके, हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है, इसमें ना बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जब वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच जाती हैं तो ब्लास्ट होता है और बाहर निकलता है मैग्मा। मैग्मा जब निकलता है ना बाहर, उसमें बहुत ज़्यादा ना पौष्टिक चीज़ें होती हैं। जब वो बाहर निकलता है, फिर जैसे ही वो बाहर आता है अर्थ के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हीट है, प्रेशर है, लेकिन बाहर आके ना वो कूल हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बाहर आता है तो टेम्परेचर कम होता है, तो वो कूल हो जाता है। कूल होने के बाद बनती है इग्नियस रॉक। ओके, इग्नियस रॉक बनने के बाद वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब होता है जब पानी टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है ना, बार बार वो पत्थर पे लगता है, तो उसकी वजह से वेदरिंग होती है। और वो जो बड़ा सा होता है ना, जो आप देख सकते हो, जो भी बड़ा सा पत्थर होता है वो धीरे धीरे टूटता है और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। सॉइल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, सॉइल जब जितनी भी सिविलाइजेशन होती थी वो पानी के पास रहती हैं, जैसे ही पानी के पास वो सॉइल का कांटेक्ट होता है, तो उससे ना एग्रीकल्चर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर करने में हेल्प मिलती है। एग्रीकल्चर की वजह से हमारी जो इकनॉमी होती है वो बूम होती है, राइज होती है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर कर पाते हैं, अपनी लाइवलीहुड, ट्रेड, इंडस्ट्रीज़, ओवरऑल इकनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि जहाँ पे भी एग्रीकल्चर ब्लूम होता है ना, उसकी वजह से ही हमारी इंडस्ट्रीज़ भी बूम होती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो इसकी वजह से आप बोल सकते हो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिपल इफ़ेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अंडरस्टूड? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी को साइंस ऑफ इंटरकनेक्शन भी बोला जाता है। तो ये आपने क्या देखा, ये आपने इंटरकनेक्शन देखा अर्थ के कोर का इकोनॉमी के साथ। अंडरस्टूड? साथ में ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, रिपल इफेक्ट किसे बोलते हैं, अर्थ की कोर की वजह से, अर्थ की कोर में स्टार्ट होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे एंड होता है। कैसे? जो भी अर्थ के अंदर का वॉल्केनिक एक्टिविटी जितनी भी होती है, उसकी वजह से रॉक बनती है, रॉक पे वेदरिंग होकर सॉइल बनती है, सॉइल की वजह से हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न्स इंक्रीज होते हैं। यही लिखा हुआ है। ओके, तो अगर हम जानना चाहते हैं ना कंट्री की इकनॉमी के बारे में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉइल्स एंड क्लाइमेट के बारे में भी जाना जाए। और सॉइल और क्लाइमेट कैसे जानेंगे, जब हमें ज्योग्राफी के बारे में पता होगा। क्योंकि ज्योग्राफी की वजह से क्या होता है, हमें सॉइल के बारे में पता होता है, क्लाइमेट के बारे में पता होता है। जैसा क्लाइमेट होगा वैसी तरह की वहाँ पे सॉइल भी होगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो इतना लिखा था, आई होप आपको समझ आया होगा। आप चलते हैं आगे। आपको शायद पता होगा कि हमारे पास ना 4 तरह के क्या होते हैं, स्पीयर्स होते हैं अर्थ पे। पहला होता है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में क्या होता है, जितनी भी ना गैस की लेयर्स होती हैं, ओके, इसकी वजह से क्या होता है, वेदर, टेम्परेचर,
जैसे हमारा वेदर कैसा है, वेदर, एटमॉस्फेयर में गैस कैसी हैं, ओके, जो भी अर्थ को सराउंड करती हैं गैसेस उन्हें बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, चाहे जमा हुआ पानी हो, ओके, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में, वाटर हो, पानी हो, उस वो सारा आता है हाइड्रोस्फीयर में। लिथोस्फीयर क्या होता है, ठोस ज़मीन जिस पे हम रहते हैं उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर, ओके। साथ में बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर होता है जब हम इन सबको मिला देते हैं और जो एक रेगुलेटेड होती है ना, टेम्परेचर पूरा होता है जिसमें ना एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, साथ में प्लांट सरवाइव कर पाएँ, उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। अंडरस्टूड। तो ये सारे ना जितने भी 4 स्पीयर्स मैंने बताए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करना है अर्थ के ऊपर तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इन चारों चीज़ों का कोलैबोरेशन आप देखोगे ना, वहाँ पे ही आपको लाइफ एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देंगी। बहुत गहरे पानी में आप चले जाओगे तो वहाँ पे इतनी लाइफ होती नहीं है क्योंकि बहुत गहरा पानी है। साथ में आप बिल्कुल ही धरती पे चले जाओगे रेगिस्तान की साइड में जहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं है, वहाँ पे लाइफ नहीं है। ओके, आप तो इन चारों का होना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ को सही से सस्टेन करवाना है। ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे भी। साथ में अब हम देख लेते हैं, अब लिथोस्फीयर क्या है ये सारा यहाँ पे बता रखा है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। सॉलिड आउटर क्रस्ट, जो भी अर्थ का, जैसे ये अर्थ है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्रस्ट है जहाँ पे हम रहते हैं, ओके। और मतलब कि अपर मेंटल, और वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। अभी लिथोस्फीयर आप क्या है, लिथोस्फीयर बाहर का पार्ट है जो ज़मीनी एरिया है ना, जब आप मैप भी देखोगे जितना भी ज़मीन का एरिया दिखता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। अंडरस्टूड। जहाँ पे सारी टेरेस्ट्रियल लाइफ रहती है, जो भी ज़मीन पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोस्फीयर क्या होते हैं, ऑल वाटर बॉडी इंक्लूडिंग ओशन, रिवर, लेक, आइस, जितनी भी चीज़ें हैं ना उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जो भी चाहे जमी हुई बर्फ़ हो, ओशियंस हो, रिवर्स हो, उन्हें हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या क्या आता है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस सराउंड करती हैं ना प्लैनेट को, और हमारे क्लाइमेट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जितनी भी गैसेस चाहिए होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अंडरस्टूड। बायोस्फीयर क्या होता है, लाइफ जोन, जहाँ पे ना ये तीनों मिल जाती हैं ना, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे ही हमारा जो होता है लाइफ जोन बन जाता है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए उसे ही हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अंडरस्टूड। चलते हैं अब आगे। अब हम थोड़ा ना केमिकल कंपोजिशन समझेंगे। ये बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है, तो इसमें जैसे सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है, निफ़े क्या होता है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर डायग्राम के बाद एक बार समझा दूंगा। थोड़ा ना आपको मतलब कि रुक के ना सीखनी पड़ेंगी चीज़ें। अगर आप सीखोगे ना सही से तो यही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तो आप ध्यान से अगर पढ़ोगे क्लास को तो आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। जैसे क्रस्ट की मैं बात करूं, क्रस्ट क्या होता है, 34 किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक क्रस्ट बोलते हैं उसे। ये ज़्यादा कम भी मतलब हो सकता है, इतना मैंने ज़्यादा बना दिया है वैसे। ओके, तो 34 किलोमीटर तक आप याद रखो कि क्या है, क्रस्ट है। अंडरस्टूड। सियाल क्या होता है, जब हम कॉन्टिनेंट आपने समझते हो ना, कॉन्टिनेंट जितने भी होते हैं जो मतलब कि पूरा क्रस्ट से ही बने हुए हैं, ठोस ज़मीनी हिस्सा है जो, उसमें पाया जाता है सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, ये याद रखना। ओशियनिक क्या होता है, ओशियन जैसे ऊपर तो समुंदर है, नीचे उसके हिस्सा होता है ना, जैसे ये पूरा क्रस्ट है, यहाँ पे समंदर है, समंदर के नीचे भी तो यहाँ पे होगा ना ज़मीनी एरिया, ये वाला जो ज़मीन एरिया है, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये तो सीमा बोलते हैं, सीमा से बना होता है। ओके, और साथ में ये जो क्रस्ट वाला एरिया होता है ना, कॉन्टिनेंट वाला, ये सियाल से बना होता है, ये याद रखना थोड़ा। अंडरस्टूड। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो
ओशनिक वाला सीमा से मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से, कॉन्टिनेंट वाला सिलिका से मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। ओके। साथ में अब मैं आपको बताता हूँ मेंटल के बारे में। 34 से लेके 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है। मेंटल क्या होता है? जो हमारा क्रस्ट के नीचे होता है उसे बोलते हैं मेंटल। ये हो गया पहला क्रस्ट, ये हो गया नीचे मेंटल, ये वाला मेंटल होता है। मेंटल कितने है? 34 से लेके 2900 किलोमीटर तक। अभी हम अपर मेंटल क्या होता है, अब लोअर मेंटल क्या होता है, वो सब देखेंगे। बस मैं अभी आपको एक ना सीमा बता रहा हूँ। तो मेंटल भी किससे बना होता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। ओशनिक क्रस्ट किससे बना होता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। ये याद रखना। ओके। और साथ में मैक्सिमम जो है ना अर्थ के क्रस्ट का वॉल्यूम, वो किस में आता है? मेंटल में ही आता है, ये याद रखना। ओके। बहुत ज़्यादा भाग मेंटल है। फिर आता है 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक क्या आता है? कोर। इसमें ही अपर कोर इनर कोर दोनों इंक्लूडेड है, तो ये याद रखना। इसमें क्या होता है? नीफे, निकल और आयरन का प्रेजेंस होता है कोर के अंदर। आउटर कोर लिक्विड होता है, हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। क्यों होता है ऐसा? प्रेशर की वजह से। जो भी अर्थ के अंदर प्रेशर होते हैं वो सारे आप धीरे धीरे सब समझ जाओगे। जितना मैं जहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्टिनेंट होता है वो सिलिका एल्यूमिनियम से बना होता है। ओशन किससे बना होता है? सीमा से। मेंटल किससे बना होता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम मतलब सीमा से। और साथ में कोर किससे बना होता है? नीफे से, निकल आयरन से। और कोर, आउटर कोर जो होता है वो, आउटर कोर का मतलब हो गया ये वाला जो बाहर का भाग होता है कोर का। और ये वाला भाग क्या है? इनर कोर, अंदर वाला जो है। ठीक है। तो आउटर कोर जो है ये है सॉलिड और इनर कोर क्या है? लिक्विड। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। आउटर कोर है लिक्विड और इनर कोर है सॉलिड। आई एम सो सॉरी। ठीक है, ये याद रखना आप थोड़ा। साथ में मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये जो बीच का आप देख रहे हो ना, बीच का जो देख रहे हो ये है कोर। ठीक है, ये वाला कोर है। साथ में ये वाला मेंटल है। ओके। और ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ये क्रस्ट है। तो मैक्सिमम जो आपको दिखेगा ना वो मेंटल का एरिया दिखेगा। थिकेस्ट लेयर कौन सी है? मेंटल की। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो थिन होती है, सियाल से बना होता है जो कॉन्टिनेंट वाला होता है। ओके। क्रस्ट और जो ओशनिक होता है वो सीमा से बना होता है। साथ में मेंटल की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली सॉलिड होता है। ओके। ये जो है मेंटल, ये प्लास्टिक का मतलब क्या है? प्लास्टिकली का मतलब ये है कि ना इसमें ना एस्थीनोस्फीयर भी होता है, जो कन्वेक्शन करंट होते हैं ना वो भी चलते हैं इसमें। तो वो बताऊंगा मैं क्या होता है। ठीक है, आप ये याद रखना। इसमें ही ज़्यादातर जो एक्टिविटी होती है ना, इसकी एक्टिविटी की वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स पूरी इंक्रीज़ होती है, कन्वेक्शन करंट आते हैं इसकी वजह से। अगर ये दूर जाता है, ओके, अगर ये ऐसे ऐसे फैलता है तो इसकी वजह से डाइवर्जेंट होता है। अगर ये दोनों एक ही तरफ आते हैं तो कन्वर्जेंस होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। साथ में अगर मैं कोर की बात करूं तो इनर मोस्ट लेयर होती है और पूरे आपको पता ही चल रही है कंपोज निफे से होती है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। निफे का मतलब क्या होता है? आयरन, निकल। ओके। और साथ में आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है, एक्सट्रीमली हॉट और डेंस होती है। ये मैं चीज़ें बता चुका हूँ आपको। अंडरस्टूड? अब चलते हैं आगे। अब ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसे याद रखना है आपको। ओके। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट स्लाइड है। ये अर्थ के क्रस्ट के बारे में है, ये साथ में होल अर्थ के बारे में है। ये क्रस्ट की बात हो रही है, ये होल अर्थ की बात हो रही है। याद रखना, ये पूरे अर्थ की बात हो रही है। अगर अर्थ की बात होगी तो ये वाला पैरामीटर्स होंगे, अगर क्रस्ट की बात होगी तो ये। क्रस्ट में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको बताना है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है एल्यूमिनियम। ओके।
ये आपको बताएं, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है 46.6%। और सिलिकॉन, क्योंकि क्रस्ट किससे बना है, सियाल से बना है ना, तो सिलिका होना चाहिए, सिलिका है। साथ में एल्यूमिनियम होना चाहिए, एल का मतलब होता है वो है। तो ये याद रखना। अगर मैं पूरे अर्थ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आयरन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है सिलिकॉन। ये थोड़ा याद रखना। ओके, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ वो याद रखना। अगर मैं अर्थ की, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, अर्थ की क्रस्ट की बात करूँ तो क्या है, सबसे ज़्यादा 46% है ऑक्सीजन। आयरन, पूरे अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा एबेंडेंस में क्या है, आयरन, पूरे अर्थ की बात करूँ तो। ओके, होल प्लैनेट में मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है। अगर मैं अर्थ के क्रस्ट की बात करूँ तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा है। ये याद रखनी है आपको चीज़। अब थोड़ी हम फिज़िकल लेयर्स की बात कर लेते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होती है और एस्थेनोस्फीयर क्या होती है। ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये वही वाला डायग्राम है जो अभी हमने देखा था, पहले आप इसे देख लो। लिथोस्फीयर क्या होती है, लिथोस्फीयर वो चीज़ होती है ज़मीन वाला एरिया। ओके, और क्रस्ट भी इंक्लूड होता है इसमें, और अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल भी इंक्लूड होता है अप टू 100 किलोमीटर। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लिथोस्फीयर में बस क्रस्ट ही होता है, वो भी गलत होगा। अगर ये बोला जाए कि मेंटल का कोई भी पार्ट नहीं होता है तो वो भी गलत होगा। तो आप हमेशा याद रखना, लिथोस्फीयर में अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल भी इंक्लूड होता है क्रस्ट में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में लिथोस्फीयर जो होती है रिजिड भी होती है, ब्रिटल भी होती है, ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो होती है ना, लिथोस्फीयर जो होती है, ऊपर वाला जो भाग होता है ना सबसे, वो तो सॉलिड होता है आपका। लेकिन उसके नीचे जो भाग होता है ना, ये वाला भाग होता है जिसमें ना थोड़ा सा कन्वेक्शन करंट चलते हैं, और पार्ट होता है एस्थेनोस्फीयर का भी। ये थोड़ा सा याद रखना। ओके, इसलिए ये ब्रिटल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से वो वाला पार्ट भी होता है जिसमें एस्थेनोस्फीयर इंक्लूडेड होता है। एस्थेनोस्फीयर क्या है, वो वाला पार्ट जो ना थोड़ा लिक्विड है, सॉलिड है, ऐसा वाला पार्ट है, बिल्कुल अर्थ के नीचे 100 किलोमीटर तक आप मान सकते हो लिथोस्फीयर चलता है। उसके बाद अगर मैं एस्थेनोस्फीयर की बात करूँ, 100 से 700 किलोमीटर तक, और ये सेमी सॉलिड भी होता है और डक्टाइल स्टेट में होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से। ये थोड़ा वैसा पार्ट होता है जो सेमी मोल्टन होता है। अंडरस्टूड। इसकी वजह से क्या होता है, लिथोस्फीयर प्लेट जो होती हैं वो मूव भी कर पाती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, और प्लेट जो टेक्टोनिक्स होती हैं उसकी थ्योरी सच होती है इसी वाले पोर्शन की वजह से। तो आप ये बोल सकते हो लिथोस्फीयर का जो एरिया है वो क्या है, क्रस्ट और अपर मेंटल थोड़ा सा मिल के बनता है लिथोस्फीयर। ये बात याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में अर्थ के अंदर इतनी सारी जो हीट जनरेट होती है, ये जितना भी मैग्मा बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो अर्थ के टेम्परेचर ना इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे हम ना डेप्थ में जाते हैं ना, अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। कैसे इंक्रीज़ होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है 32 मीटर की डेप्थ में। जितना जाओगे ना आप, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये लॉजिक है। ओके, एवरेज रेट है ये। साथ में प्राइमरी हीट सोर्सेज जो अर्थ के इंटीरियर के होते हैं वो क्या होता है, आप ये याद रखना, प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं मेंटल में और क्रस्ट में, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम। अंडरस्टूड। अगर मैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी की बात करूं तो आर्थर होम्स ने बोला था 1930 में। ओके, क्या बोला था इन्होंने कि इंटरनल हीट की वजह से ना जितनी भी डायनेमिक चेंज होती है ना हमारे जो है क्रस्ट की, वो ना इंटरनल हीट की वजह से होती है। क्योंकि इंटरनल हीट की वजह से कन्वेक्शन करंट आते हैं सेमी मतलब एस्थेनोस्फीयर में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ना एक इंजन की तरह भी काम करता है, जिसकी वजह से प्लेट्स हमारी मूव करती हैं इधर उधर। साथ में इसी प्रोसेस की वजह से माउंटेन बिल्ड होता है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है।
कन्वेक्शन करंट की वजह से। कन्वेक्शन करंट कहाँ पे होगा? क्रस्ट के नीचे एस्थीनोस्फीयर वाली जो लेयर है ना, उसमें ये होता है। ओके, जो तो हमारी सेमी मोल्टन स्टेट में। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा ना ये डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाता है आपसे पेपर में, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। इसे याद करने का तरीका होता है CMRGL। C का मतलब होता है कॉनरेड, M का मतलब होता है मोहो, R का मतलब होता है रेपिटी, और G का मतलब होता है ग्यूटेनबर्ग, और L का मतलब होता है लेहमन। ये याद रखना भाई, ये जो है ना CMRGL, इसका क्या है? कॉनरेड क्या होता है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। सबसे ऊपर क्या आता है अर्थ में? ओके, ये मैं आपको, ये पूरी अर्थ है ना, सबसे ऊपर क्या आता है? जस्ट अ मिनट। सबसे ऊपर आता है क्रस्ट। क्रस्ट के बीच में मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या आएगा? C। ओके, ये लिख लो आप, CMRGL। ठीक है, तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या आएगा? वो आएगा कॉन्ट्रेड, C। और मोहो किसके बीच में आएगा? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। रेपिटी किसके बीच में आएगा? अपर, ओके, ये आएगा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी आएगा। गुटेनबर्ग किसके बीच में आएगा? लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में क्या आएगा? लेहमन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ये PCS एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और नॉर्मल एग्ज़ाम में भी। अंडरस्टूड? साथ में अब आते हैं हम, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो ही है इसका मतलब, लेकिन आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, रिपल इफेक्ट में जो हमने पढ़ा था वही इसमें पूछा जा रहा है। हमेशा अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से बात करेंगे ना, तो लोग जो होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो सेटलमेंट होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट, वो ना नदी के किनारे होते हैं। नदी के किनारे क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ की क्रस्ट में से जब ना हीट की वजह से मैग्मा बाहर आता है, फिर वो रॉक बनती है, रॉक की वजह से वेदरिंग होके वो पूरा सॉइल बनती है। सॉइल के ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर की वजह से क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी इंड्यूस होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। अंडरस्टूड? तो ये सारा इम्पैक्ट होता है अर्थ की क्रस्ट का। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन सेटलमेंट को बसना, क्योंकि वहाँ पे ना इकोनॉमिक एक्टिविटी करना बहुत आसान हो जाता है। ये लिखा हुआ है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप देखोगे छोटा नागपुर प्लेट्यू पे ज़्यादातर जो भी प्लेट्यू होते हैं, वहाँ पे क्यों है इतना ज़्यादा हब क्यों है? क्योंकि मिनरल ज़्यादा मिलते हैं, और जहाँ पे भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती हैं वहाँ पे ना सॉइल बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल हब्स वहाँ पे क्रिएट होने में हेल्प होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पौष्टिक चीज़ें मिलती हैं। सॉइल बहुत पौष्टिक होती है, न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है, तो इसीलिए वहाँ पे ना लाइफ को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अंडरस्टूड? जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हो गए या गंगा प्लेन्स हो गए, तो आप ये वाला जो एरिया देखोगे, बेल्ट देखोगे, चाहे वो नॉर्थ रीजन में देखो, चाहे आप ब्रह्मपुत्रा की साइड देखो, चाहे आसाम की साइड देखो, उसी बेल्ट के किनारे पे ना आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती दिखेंगी, ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे इजी होता है। जहाँ पे लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और साथ में हमारा हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर सारे मिलते हैं, उसी जगह पे ज़्यादा हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, साथ में अब यहाँ पे आपका ना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको डिसकंटिन्यूटी भी पढ़ा दिया, साथ में अर्थ की लेयर्स के बारे में बता दिया, अपर क्रस्ट क्या होता है, लोअर क्रस्ट क्या होता है, इनर कोर कैसा होता है, आउटर कोर क्या होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा। ओके, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, और आप ना ऐसे ही करके पढ़ते रहोगे तो आपका चैप्टर भी जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे। उसके बाद आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लेना या क्वेश्चन आप लगा लेना, आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।